हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे आपके एनसीईआरटी का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 है ना। आपको हम एनसीईआरटी का एक सीरीज लेके चल रहे थे जिसमें बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। आप उसका प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें हमारे चैनल बाबा मैथ्स वाला में जाके। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एनसीईआरटी का पूरा एकदम लगातार एकदम सीरियल वाइज वीडियोस आपको दिए हुए हैं और वो भी लेटेस्ट। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि एनसीईआरटी का जब आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको आर.एस. अग्रवाल के मैथ्स के बुक को भी कंप्लीट करना चाहिए। तो आर.एस. अग्रवाल का प्लेलिस्ट अलग से बनाया जाएगा और उस प्लेलिस्ट में आपके आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस मेंशन रहेंगे। एक और बात बता देते हैं कि एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आर.एस. अग्रवाल से मिलते जुलते हैं। तो हम वो क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के आर.एस. अग्रवाल से मैच करते हैं उसमें हम पेज नंबर मेंशन कर देंगे कि आर.एस. अग्रवाल का भैया ये क्वेश्चन है, आप देख लो, ठीक है ना। तो हम ये आपको रिकमेंड करेंगे कि आप आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चंस बनाने से पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बना लें और उसके बाद आप आर.एस. अग्रवाल के प्लेलिस्ट को टच करें, जिसमें हम लोग आर.एस. अग्रवाल के वो क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी में नहीं थे उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे और वो थ्योरम वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो आर.एस. अग्रवाल के होंगे, एनसीईआरटी के नहीं होंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी का जो प्लेलिस्ट है उसमें हम पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी को तो किए ही हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास और उस क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल का रेशियो है वो हम आपको दे रहे हैं। जो एंगल का रेशियो है वो हम आपको दे रहे हैं। क्या क्या दिया हुआ है? 3:2। एक और बात आप जान लीजिएगा कि रेशियो कभी एक्चुअल नहीं होता है। अगर हम बोलें कि ए और बी का जो रेशियो है अगर 2/3 है, तो अगर ये आप समझने की भूल करते हैं कि ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3 है तो गलत है। वो रेशियो दिया गया है। इनफैक्ट आप यहाँ पे देखें तो वास्तव में आप 2 को 20 लिख दें और 3 को 30 लिख दें तो भी आप अगर काटेंगे तो रेशियो आपका 2/3 ही आएगा, क्योंकि 0 से 0 वापस कट जाएगा। तो क्या ए का वैल्यू 20 था, बी का वैल्यू 30 था, कि ए का वैल्यू 2 था, बी का वैल्यू 3 था? एक बच्चा ये भी कर सकता है कि ए बाई बी में क्या करेगा कि 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर देगा और 3 में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, सेम से। तो रेशियो तो भैया फिर भी सेम रहेगा, 5 दूना के 10, 5 या 15। फिर आप 5 से काटो इसे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, वापस से 2/3। तो क्या ए का वैल्यू 10 था, बी का वैल्यू 15 था? तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जो रेशियो दिया रहता है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया रहता है, वो काट पीट के दिया रहता है। तो उसको एक्चुअल बनाने के लिए कि भैया हम 10 से गुना करें कि 5 से गुना करें कि इसमें हम 4 से गुना करें, क्या क्या चीज़ से गुना करें, इसके लिए हमको मानना पड़ता है कि वो एक रेशियो कांस्टेंट मान लेते हैं x, और हम x से ही सबको गुना कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग जो रेशियो ऑफ एंगल दिया हुआ है उसमें हम ये मान लेंगे कि ये हमारा 3x है और अगला 5 है तो 5x है, फिर अगला आपका 9x है तो ये आपका 9x है और ये आपका 13x है ना। ये एक्चुअल एंगल हो गया। आप क्योंकि एक सम कुछ इस तरह से ही माने हैं कि वो एक्चुअल एंगल बनाए उसे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसे मिटा के। यहाँ पे मान लिए भी है कि लेट द एक्चुअल एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी 3x 5x 9x एंड 13x। अब हम क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अकॉर्डिंग टू properties of quadrilateral, या हाँ क्वाड्रिलेटरल 3x + 5x + 9x + 13x = 360 डिग्री। क्योंकि आपको मालूम होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल होते हैं उनके सम आपके 360 डिग्री होते हैं। तो इसीलिए हम लिख दें अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विल बी 360 डिग्री। दिस इम्प्लाई ये कहानी। अब ये कितना हो जाएगा? देखिए 5 3 8 9 8 17 और 17 और 13 को जोड़िएगा तो आपका 30x हो जाएगा। तो 30x = 360 डिग्री। अब 0 से 0 कट गया और 3 से इसको काटिए अगर तो 3 कम 3 3 दूना के 6, यानी कि x का वैल्यू वो 12 आया। यानी कि वो जो कट रहा था ना, आप हम बोल रहे थे ना कि सेम था, वही जो सेम रेशियो कांस्टेंट था वो आपका 12 है। तो इन्होंने पूछ रखा है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो x एंगल नहीं है, एंगल तो आपका वापस से 3x 5x 9x 13x ही है। तो लिख देंगे कि हेंस इस प्रकार, है ना,
एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी, क्वाड्रिलेटरल विल बी कितना हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा 3x, अब फिर 5x और फिर 9x एंड 13x, है ना। दिस इम्प्लाई अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 36 डिग्री, फिर 5 का मल्टीप्लाई करें 12 में तो 12 5 60 डिग्री, फिर 9 में x का करें तो 12 9 108 डिग्री, और 13 में अगर 12 का गुना किया जाए तो 13 दूना के 26 को 6 हाथ में लगा 2 और 13 कम 13 और 2 15, यानी कि 156 डिग्री। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। कह रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम का डायगोनल, यानी कि इन्होंने पैरेललोग्राम भी दे दिया और पैरेललोग्राम के अंदर एक इंफॉर्मेशन दिया कि अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल हो जाए, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, सारे पैरेललोग्राम अगर आप ले लो तो सारे पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल थोड़ी होते हैं, ये डायगोनल बराबर लेंथ के थोड़ी होते हैं। लेकिन अगर ऐसा पैरेललोग्राम आप ले लो जिसमें डायगोनल बराबर हो जाए तो वो रेक्टेंगल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो एक बात सोचो कि रेक्टेंगल होगा, ये बात प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है मतलब वो बात सत्य होगी तभी तो प्रूफ करना है। इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो ये बात सिद्ध करना है, माने वो रेक्टेंगल है। तो जो हम एक्चुअल फिगर भी बनाएंगे वो रेक्टेंगल ही बनाएंगे, लेकिन ये मान के चलेंगे कि हमें ये नहीं मालूम है कि वो रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे, लेकिन ये मानेंगे कि ये रेक्टेंगल नहीं है, और इस रेक्टेंगल में हम बनाएंगे डायगोनल, और हम कहेंगे कि हमारे जो डायगोनल्स हैं उनकी लंबाइयाँ बराबर हैं। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, और ये सबसे पहले एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले क्या है? ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर बराबर होंगे तो रेक्टेंगल होगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन वगैरह लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में हमने लिखा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम दिया था, एंड उस पैरेललोग्राम में हमको AC की लंबाई BD के बराबर दिया गया था, यानी कि डायगोनल बराबर दिया गया था। टू प्रूफ में लिखा है हमने कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D बराबर 90 डिग्री। पूरा एंगल की बात हो रही है, ठीक है ना, अगर एंगल A की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे कि देखना ध्यान से, हम करेंगे आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। और कौन कौन सा ट्रायंगल देखिएगा, एक आपका ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे किसके? तो आप देखिएगा इस ट्रायंगल के, ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल के हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे इसे। उससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही ये पूरा कंप्लीट एंगल के अगर इक्वल हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री तो होगा, और अगर ये दोनों बराबर भी हैं तो सम अगर 180 है और बराबर एंगल है तो 90-90 पड़ा, तो वो थ्योरम लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे उसको देखिएगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड, पहले से तो आप जानते हैं कि AD किसके इक्वल है? BC के। तो लेने का तरीका भी आप ध्यान से लिखिएगा, BCA, है ना, ADB एंड BCA। सबसे पहले हम लिख देंगे कि हमारा AD की जो लंबाई है पहला दूसरा के बराबर होगा BC के। कैसे? क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं। फिर हम क्या लिख सकते हैं कि AB कॉमन है, अगर AB लिया जाए और यहाँ से BA लिया जाए तो AB बराबर BA हम क्या लिख सकते हैं? कॉमन। फिर एक और बात क्या लिख सकते हैं कि हमें AC, अगर हम यहाँ से अगर देखें तो हमारा क्या है? BD है ना, BD लीजिए पहले, यानी कि DB ले लो। DB की लंबाई दूसरा तीसरा इधर CA के बराबर है, ये हमें गिवन है, क्योंकि ये डायगोनल था। DB और CA हमारे डायगोनल्स थे, तो वो तो हमें दिया ही है बराबर। तो बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी, वैसे कॉन्ग्रुएंसी आप बहुत लगा सकते हैं, साइड एंगल साइड भी लगा सकते हैं, एंगल साइड एंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन जो चमक जाए वो लगा लीजिए। तो बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCA। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ हम क्या कह सकते हैं कि एंगल A, यानी कि एंगल A को लिखने का क्या तरीका होगा? देखिएगा, एंगल A को बीच में लिखेंगे, D को किनारे, B को किनारा, एंगल DAB इक्वल टू, उसी तरह से अगर यहाँ B लिखना है तो B को बीच में और A को किनारा कर दीजिए और C को किनारा कर दीजिए, ठीक है ना। तो DAB बराबर ABC।
तो इसका मतलब डी ए बी कौन है, डी ए बी ये पूरा कंप्लीट एंगल है, और ए बी सी मतलब ए बी सी ये पूरा कंप्लीट एंगल है, ये बराबर आ गया। फिर लिखेंगे ऑल्सो एंगल, है ना, वही डी ए बी और प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, तो हम लिख देंगे कि ए डी पैरेलल टू बी सी, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये अगर 180 डिग्री होगा और ये बराबर है तो हम वापस से डी ए बी रहने देंगे और उसके जगह पे भी हम डी ए बी लिख देंगे, है ना, क्योंकि हमारा ए बी सी वापस से डी ए बी के बराबर है, तो हमारा 180 डिग्री हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि 2 ऑफ एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि डी ए बी 2 डी ए बी हो जाएगा, और इसलिए डी ए बी का वैल्यू हमारा आ गया 90 डिग्री। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब ये आते ही फिर से हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी हमें आया हुआ है इस रिजल्ट में, इक्वेशन 1 में। तो हम यहाँ से इसे भी 90 डिग्री लिख सकते हैं, और कहेगा कोई कहाँ से, तो हम फ्रॉम 1 लिख देंगे। और आगे अगर आपको लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए जो होगा हमारा वो एंगल सी के भी बराबर होगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के भी बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। और उसी तरह एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, और इसलिए ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। इसका कारण आप देना चाहते हैं तो लिख दोगे अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम दिया गया है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सो दैट, यानी कि आप प्रूफ कीजिए इस बात को, दिखाइए इस बात को, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ रोम्बस। यानी कि इन्होंने क्वाड्रेटल वर्ड यूज किया है। इन्होंने बोला कि अगर एक क्वाड्रेटल में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट इज़ अ रोम्बस। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि ऐसा क्वाड्रेटल जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, तो आपको प्रूफ करना है कि ये रोम्बस होगा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि ये हमें प्रूफ करना है रोम्बस होगा, मतलब कि फिगर रोम्बस है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी हम ये नहीं मानेंगे कि ये रोम्बस है, लेकिन अगर ये बात प्रूफ करना है तो रोम्बस है, यानी कि फिगर हम रोम्बस का ही बनाएंगे, क्योंकि बात साबित करना है कि ये रोम्बस है, तो ऑब्वियसली ये रोम्बस होगा। तो इसलिए हम फिगर जो बनाएंगे वो रोम्बस का ही बनाएंगे, क्योंकि सारा चीज़ हमें क्लियरली दिखे। ठीक है ना, तो हमने ये रोम्बस का पिक्चर बना दिया, और इस रोम्बस में मतलब इसको क्वाड्रेटल मान के चलेंगे, और इस क्वाड्रेटल में हम कहेंगे कि पहला डायगोनल और ये हमारा दूसरा डायगोनल, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कर रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर हैं, और साथ ही साथ ये लेंथ इसके बराबर है और ये लेंथ इसके बराबर है। ठीक है ना, चलिए इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो गिवन इन्फॉर्मेशन और टू प्रूफ वाली बात हम लिख के फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन में हमने लिख दिया कि हमारा क्वाड्रेटल ABCD है, ABCD को हमने क्वाड्रेटल माना है, हमने रोम्बस नहीं माना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है रोम्बस। और उस क्वाड्रेटल में हमने बोला कि OA बराबर OC है, OA बराबर OC है, OB बराबर OD है। ठीक है ना, फिर एंगल 1 यानी कि ये, एंगल 2 यानी कि ये, एंगल 3 यानी कि ये, एंगल 4 यानी कि ये आपका 90 डिग्री हमें गिवन था। और टू प्रूफ ने हमने लिखा है कि ABCD एक रोम्बस होगा, ABCD एक रोम्बस होगा, ये बात हमें प्रूफ करनी है। चलिए अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लाइन का प्रूफ नहीं है, बस एक लाइन का प्रूफ है। हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD रोम्बस है। रोम्बस मतलब चारों लंबाई बराबर कर दीजिए, क्योंकि रोम्बस में चारों लेंथ बराबर होते हैं, और अगर चारों लेंथ बराबर कर दोगे आप तो ये क्वाड्रेटल रोम्बस हो जाएगा। उसके लिए चारों लेंथ को बराबर करने के लिए क्या करो कि सबसे पहले इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो आप, और वो बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसी के बराबर, और ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो DC की लंबाई CB के बराबर होगा। फिर आप क्या कर दो, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट कर दो। इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हो, तो आप कह सकते हो इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कि OC की लंबाई OA के बराबर दिया गया है हमें, और OB कॉमन है। ठीक है ना, और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो फिर से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो CB की लंबाई BA के बराबर। फिर वापस से आप कह सकते हो कि ये
ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा फिर से, क्योंकि ओ ए बराबर ओ ए, और आप कहोगे कि ओ से डी की लंबाई और ओ से बी की लंबाई हमें बराबर दी गई है और एंगल 4 बराबर एंगल 3, वो 90 डिग्री। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया, क्वाड्रेटल दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ए डी बराबर ए बी, तो सब बराबर हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर डी ए बराबर ए डी, प्रूफ हो गया। अब इसी बात को हम लिख देते हैं, आप प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हमने ये लिख दिया है, आपको सिर्फ प्रिंट करना है। हमने लिखा कि ओ सी डी एंड ओ सी बी में ओ सी बराबर ओ सी, है ना, ट्रायंगल ओ सी बी सॉरी ओ सी डी और ओ सी बी में हमने लिखा कि एंगल ओ सी बराबर है, कॉमन है, फिर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है 90 और ओ डी की लंबाई ओ बी के बराबर हमें गिवन है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे तो ये लंबाई बराबर है। इस तरह से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए तो सी पी सी टी से जो दूसरा तीसरा है वो तीसरा वही दूसरा तीसरा के बराबर हो गया। सिमिलरली हमने लिखा सिमिलरली ओ बी ए एंड ओ बी सी को हमने कॉन्ग्रुएंट किया, तो वहाँ से हमने कहा कि ए बी की लंबाई यानी कि ये बी ए की लंबाई बी सी के बराबर है। उसी तरह से ये ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया, यानी कि ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए डी, देखा आपको, तो ये हुआ, तो ए बी की लंबाई ए डी के बराबर हो गया। तो हमने लिखा कि फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये हमने 1 माना, उसे हमने 2 माना, उसे 3 माना। हमने लिखा कि ए बी की लंबाई बी सी के बराबर है, और आपका जो बी सी की लंबाई थी वो आपका सी डी के बराबर था, और सी डी की जो लंबाई थी अगर देखा जाए तो ए बी बराबर हमारा बी सी हो चुका है, और बी सी हम सी डी के भी बराबर लिख दिए, और यहाँ से देखिए ए डी की लंबाई ए बी के भी बराबर है, तो ए बी अगर ए डी के बराबर है तो ए बी ए डी के बराबर हमने लिखा। तो इस तरह से सारे बराबर हो गए, और दिस इंप्लाई हम लिख देंगे कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, तो ये बातें प्रूफ हो गई, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग बढ़ गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि स्क्वायर है, यानी कि आपको स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो स्क्वायर में हमें ये प्रूफ करना है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और साथ ही साथ बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधा आधा एक दूसरे को करते हैं, एंड राइट एंगल और 90 डिग्री पे ही होते हैं उनके डायगोनल्स। तो सबसे पहले जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर में हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है ना। तो स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टियां हम जानते हैं, बस ये नहीं जानते हैं कि ये डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें ए सी को और बी डी को इक्वल लेंथ का प्रूफ करना है, साथ ही साथ बाइसेक्ट ईच अदर कह रहा है, माने इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि ये लंबाई इसके बराबर करना है और ये लंबाई इसके बराबर करना है, परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये मालूम है कि ए बी सी डी जब स्क्वायर है तो ए बी का लंबाई बी सी के बराबर और डी सी के बराबर और ए बी के बराबर ए डी के बराबर, और साथ ही साथ प्रत्येक एंगल 90 डिग्री। समझ गए ना। यानी कि अब गिवन इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख देते हैं, टू प्रूफ लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें गिवन है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, और स्क्वायर में हमने लिख दिया कि ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, एंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हमने लिखा कि टू प्रूफ में ए सी का लेंथ बी डी के इक्वल करना है, ये आपका ए सी है, ये आपका बी डी है। फिर आपको ए ओ का लेंथ सी ओ के इक्वल करना है, तो ये ए से ओ तक, ओ से सी तक। फिर आपको ओ बी का ओ डी के इक्वल करना है, तो ओ बी का लेंथ ओ डी के इक्वल करना है, ठीक है ना। और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए, टू प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि बड़ा वाला ट्रायंगल को लेते हैं ये पूरा, क्योंकि हमको अगर ए सी का लेंथ को अगर बी डी के इक्वल करना है तो हमको दो ट्रायंगल ऐसा लेना होगा जिसमें कि ए सी आ जाए और बी डी आ जाए। तो हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ए, है ना, ट्रायंगल ए सी बी, एंड अगर हमने ए सी बी कंसीडर किया है तो इधर हमको कंसीडर करना होगा बी डी ए। इसमें हम साफ तौर पे लिख सकते हैं कि हमें ए बी का लंबाई पहला तीसरा अगर इधर देखा जाए तो बी ए के बराबर है, और ये दोनों कॉमन है ना, ए बी बराबर बी ए, ये दोनों साइड हमारा कॉमन है, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद अपने आप ए सी की लेंथ बी डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, क्या हम लोग सी बी के लेंथ को डी ए के बराबर कर सकते हैं क्या? देखिए तो जरा,
सी बी आपका कौन है, सी बी है, और डी ए कौन है, तो डी ए ये है। तो सी बी और डी ए भी बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो सारे लेंथ ही बराबर हैं, तो ये भी तो लेंथ ही था आपका साइड का, दो लेंथ आपने बराबर कर दिया। और ए बी और सी बी के बीच में एंगल बनेगा बी, जिसको कि आप ए बी सी बोल सकते हैं। उसी तरह से बी ए है और डी ए है, तो ए कॉमन है, तो एंगल बनेगा ए, तो ए डी बी कर सकते हैं, यानी कि डी ए बीच में कर सकते हैं, यानी कि डी ए बी कर सकते हैं। और ये दोनों आप लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर और 90 डिग्री होगा, क्योंकि ए बी सी का अगर देखा जाए इसमें, तो ए बी सी ये पूरा कंप्लीट एंगल, ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट एंगल। और अगर इधर देखा जाए डी ए बी, तो डी ए बी ये पूरा कंप्लीट एंगल, ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट एंगल, तो ये 90 डिग्री है। तो अब दो साइड और बीच वाला एंगल हो रहा है बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि बाई साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी ए। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, हम लोग आराम से अब कह सकते हैं कि ए सी का लंबाई बी डी के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाई ए सी इज इक्वल टू बी डी। कैसे? तो बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ए सी बराबर बी डी हो गया, ठीक है ना। चलिए, ए सी बराबर बी डी हो गया, ये हमें करना था, ये हम करके फुर्सत में हो गए। अब देखिए, अब हमको ये प्रूफ करना था कि ओ सी की लंबाई ओ ए के बराबर है और ओ डी की लंबाई ओ बी के बराबर है। तो आप एक काम करो कि आप नीचे वाला ट्रायंगल को कंसीडर करो, इस ट्रायंगल को नीचे वाला, और ऊपर वाले ट्रायंगल को इधर कंसीडर करो। क्या हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये लंबाई इसके बराबर और ये लंबाई इसके बराबर, ठीक है ना। चलिए, तो अब उसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले अगर दोनों ट्रायंगल को अगर ले लें, है ना, तो अब क्या हो जाएगा आपका दोनों ट्रायंगल के लेने से कि सबसे पहले तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 आप लिख सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल से। फिर देखिए, आप ए बी को डी सी के इक्वल लिख सकते हैं। पहले तो ए बी बराबर डी सी हो गया, है ना, ये आपका ए बी सी डी या स्क्वायर से, ए बी सी डी इज स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या और एंगल आप बराबर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, इस एंगल को आप इस एंगल के इक्वल कर सकते हैं, है ना। तो इसको आप मान लीजिए x और इसे मान लीजिए y। तो आप लिखिए कि एंगल x बराबर एंगल y। अब कहोगे ये कैसे सर? तो ये हम कह सकते हैं क्या कि ए बी सी डी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। कैसे? क्योंकि ए बी सी डी अगर स्क्वायर है तो निश्चित रूप से वो पैरेललोग्राम भी है, ठीक है ना, वो क्या है, पैरेललोग्राम भी है। तो इस तरह से एंगल x बराबर एंगल y हो गया। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास दो एंगल और एक साइड बराबर हुआ है, तो हम कह सकते हैं बाई किस थ्योरम से, बाई क्या बोले, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल अगर हम बात करें ओ सी डी की, तो निश्चित रूप से ओ सी डी अगर लेंगे आप तो ओ ए बी लेना होगा। क्यों? उसके पीछे क्या राज है? तो भैया आपका एंगल सी एंगल ए के बराबर हुआ था, सी ए के, तो इसीलिए सी ए सामने होना चाहिए, ओ बराबर था, तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर है। तो जैसे ही ये बाई कॉन्ग्रुएंसी बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हुआ, आप लिख सकते हैं कि ओ सी का लंबाई ओ ए के इक्वल है, फिर ओ डी की लंबाई आपका किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है ना। अब हमको बस एक और बात प्रूफ करना रह गया कि एंगल 1, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 2 जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे? तो हम कह देंगे कि ओ सी की लंबाई ओ ए के बराबर अभी अभी आई हुई है, और ओ डी हमारा कॉमन साइड है, और डी सी की लेंथ हमारा डी ए के बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो गया कि कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ ही साथ एंगल 1 अगर एंगल 4 बराबर भी होगा बाई सी पी सी टी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था। तो इस तरह से 2 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री
इसलिए एंगल 1 बराबर 90 डिग्री, और एंगल 1 90 डिग्री हो गया, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा ऐसा? तो एंगल 1 और 4 बराबर थे, 1 3 के बराबर था और 4 2 के बराबर था, तो सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हमने प्रूफ कर दिया, ये भी हमारा प्रूफ्ड हो गया, ये भी एक प्रूफ करना था, ये भी हमने प्रूफ किया। और एक और क्या प्रूफ करना था हमें? डायगोनल्स के लेंथ इक्वल, तो AC बराबर BD, ये भी हमारा प्रूफ्ड हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आप बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर, यानी कि अभी जो क्वेश्चन करा है उसका क्या है? कन्वर्स। कन्वर्स कैसे? उसमें था कि अगर स्क्वायर है तो ये प्रूफ करिए, अगर स्क्वायर है आपके पास, तो स्क्वायर है तो आप ये प्रूफ करो कि उनके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, है ना, और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। इसमें है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगोनल्स, है ना, एक क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगोनल्स, पहला ये डायगोनल ले लिए और दूसरा ये डायगोनल ले लिए, तो ये डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये लंबाई के इक्वल, ये लंबाई के इक्वल। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, so that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other, यानी कि ये जो डायगोनल्स हैं वो बराबर भी हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो डायगोनल्स इसके बराबर भी हैं और बाइसेक्ट ईच अदर भी, माने ये बराबर ये है, ठीक है ना, और राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। तो अगर ये स्क्वायर है, प्रूफ करना है, मतलब फिगर तो स्क्वायर बनेगा ही, क्योंकि अगर साबित करना है तो बात सत्य होगी तभी तो साबित करना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, टू प्रूफ लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए गिवन इन्फॉर्मेशन में हमने लिख लिया है कि एक क्वाड्रेटल के अंदर हमें AC बराबर BD दिया गया है, OA बराबर OC दिया गया है, OD बराबर OB दिया गया है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 आपस में क्या दिए हुए हैं? 90 डिग्री दिए हुए हैं, ठीक है ना, क्या दिए हुए हैं? 90 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग इसे रोम्बस प्रूफ कर सकते हैं बहुत ईजिली, और रोम्बस के बाद अगर चारों लेंथ बराबर हो जाते हैं, हमने अगर ये प्रूफ कर दिया कि ये लेंथ अगर बराबर है, तो हमें मात्र बस ये प्रूफ करना रहेगा कि ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री है। तो रोम्बस प्रूफ करना इसलिए इजी हो जाता है कि हम एक बस बात लिखेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब वो रोम्बस होता है, ये हम जानते हैं। तो लिख देंगे कि इफ in a quadrilateral if in a quadrilateral if diagonals bisect each other perpendicularly then it is a rhombus, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा रोम्बस हो गया। अब रोम्बस हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लेंथ आपस में इक्वल है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि किसी तरह से अगर हम ये एंगल को और ये एंगल को आपस में इक्वल प्रूफ कर दें, ठीक है ना, तो अपने आप हमारा, अगर ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, सबसे पहली बात तो अगर ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो ये रोम्बस है, तो ये तो क्लियर हो गया कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। एंगल A पूरा है, एंगल A का मतलब ये पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल क्या है? 180 डिग्री है, क्योंकि ABCD रोम्बस हो गया तो पैरेललोग्राम भी था, ठीक है ना। तो ये हो गया, दिस इंप्लाई आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब एंगल A को और एंगल B को अगर आप बराबर भी प्रूफ कर दें तो अपने आप एंगल A और एंगल B भी 90 डिग्री हो जाएगा। और उसे बराबर प्रूफ करने के लिए आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दे बड़ा बड़ा, कौन सा? तो एक ले ले डायगोनल AC वाला, जिसको कि आप AC लिख सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ACB एंड BDA, यहाँ पे आप साफ तौर पे लिख सकते हैं
कि डायगोनल्स हमें इक्वल दिए गए हैं, मतलब AC बराबर BD हमें दिया गया है, पहला दूसरा के बराबर, और CB को आप DA के बराबर लिख सकते हैं। अभी अभी आपने प्रूफ किया है CB बराबर DA, क्योंकि साइड लेंथ है CB, तो CB और DA आपने प्रूफ कर रखा है। CB और BD ना, सॉरी DA साइड लेंथ है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑब्टेन्ड, या ऐसे लिख सकते हैं कि ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस इन 1, और इसको आप क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, इस रिजल्ट को आप 1 मान लीजिए। अब देखिए, अब जैसे ही आपने ये दो बराबर प्रूफ किया और एक साइड तो आपका AB कॉमन हो जाएगा, AB और BA कॉमन, तो आप लिख सकते हैं AB बराबर BA, और ये है हमारा कॉमन। तो इसका दिस इंप्लाई हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDA, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा आप कह सकते हैं कि एंगल A यहाँ का आप बोलना चाहें तो आप लिख सकते हैं C, एंगल B पे लीजिए इसको, है ना, एंगल B लीजिए, तो एंगल ABC लास्ट वाला, तो इधर का भी लास्ट वाला, एंगल BAD, है ना, कैसे, तो बाई CPCT, और जैसे ही बराबर हुआ तो ये से पहले से तो एडिशन 180 डिग्री है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 अगर मान चुके हैं तो इसे 2 मान लेंगे, तो लिख देंगे कि 2 इम्प्लाई एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाई एंगल A प्लस वापस से एंगल A लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल जो B है ना ABC में, वो BAD के बराबर यानी कि A के बराबर है ना, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये 180 डिग्री लिख देंगे। और उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या कर सकते हो, उसके बाद वाला स्टेप को हम दूसरे रंग से कर देते हैं। इधर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर एंगल A 90 डिग्री हो गया तो सब एंगल आपके हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि एंगल A एंगल C के इक्वल है और एंगल A B के इक्वल अभी अभी आया हुआ है यहाँ से, ठीक है ना। और उसी तरह से एंगल B एंगल D के बराबर होगा क्योंकि रोम्बस है, तो इस तरह से एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री। तो चारों लेंथ बराबर रोम्बस हुआ ये क्वाड्रिलेटरल, और रोम्बस के बाद चारों एंगल भी आपस में 90 डिग्री हो गए, इसका मतलब कि ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आप बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।